बीजेपी का मास्टर प्लान, शुक्रिया मोदी भाईजान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। 2024 का आज पहला दिन आगाज हो चुका है और ये साल, ये वर्ष कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि इस वर्ष ये तय होगा देश के हाथों में किस पार्टी की सत्ता आने वाली है और देश की दिशा और दशा दोनों बदली जाएगी। लेकिन उन सब के बीच, भीषण ठंड के बीच, सियासी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। बीजेपी ने अपने सियासी मोहरे सेट करने शुरू कर दिए। बीजेपी क्या, अगर तमाम पार्टियों की बात करें, इंडिया गठबंधन या विपक्ष, सब ने अपने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, मोहरे सेट करना शुरू कर दिया है। और उसी के तहत अब बीजेपी जो मास्टर प्लान लेकर आई है, डीएम फैक्टर पर चल रही है, यानी कि दलित मुस्लिम फैक्टर, जो अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन से ठीक पहले नाम बदला गया, उसको हम कह सकते हैं कि दलित फैक्टर। और शुक्रिया मोदी भाईजान, अब्बा जान के नाम से विपक्ष पर हमला बोलने वाली बीजेपी आखिर अपने बड़े नेता को अब भाईजान बनाने पर क्यों आतुर दिखाई दे रही है? ऐसे तमाम सवाल, इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से फैसल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से, और नवाब सिंह यादव कन्नौज से हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले नवाब सिंह यादव जी, आपके पास पीडीए में सेंध मारी, डीएम फैक्टर, कितना भयभीत हो रहे हैं? कोई भयभीत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय वो वॉशिंग मशीन हो गई है कि जो उसमें गया वो साफ होके निकलेगा। तो ये कभी वही, आप महाराष्ट्र में देखें, वही पूर्व मुख्यमंत्री कहे थे अजीत दादा, चक्की सिंह, उसके बाद उन्हीं को अपना लिया और वो ठीक हो गए। इसी तरीके से ये तमाम तरीके के अब्बा जान और भाईजान दुनिया की बातें बनाते रहते थे। इनका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है? थी तो नवाब सिंह जी, क्यों यात्रा चला रहे? मौर्य जी को भी तो आप लेकर गए ना, बाबूजी को, कल्याण सिंह जी को भी आप लेकर गए थे ना, तो आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन थी उस वक्त? हमारी पार्टी की माननीय नेताजी कल्याण सिंह जी को लाए थे। जब भी कोई गलत फैसला करता है उसका उसमें नुकसान होता है, और उस समय माननीय नेताजी लाए थे। कुछ दिन बाद इसीलिए उन्हें अलग किया गया था, निकाला गया था, अलग किया गया था, क्योंकि गलती करके आदमी सीखता है, तो निश्चित रूप से उस गलती का खामियाजा समाजवादी पार्टी ने भुगता। ठीक है, फैसल सिद्दीकी साहब को भी चर्चा में शामिल करेंगे। फैसल साहब, श्री राम एयरपोर्ट, श्री राम धाम एयरपोर्ट, इतना बढ़िया नाम था जो आप लोग हमेशा कहते रहते हैं, एकदम ठीक एंड मौके पर नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ी? महर्षि वाल्मीकि क्यों? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, केंद्र में स्थित माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही, चाहे भारतवर्ष की केंद्र सरकार और चाहे उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां काम कर रही हैं, हमारा पहला उद्देश्य है सामाजिक न्याय। समाज के प्रत्येक वर्ग के महापुरुषों को सम्मान मिलना, समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जात, प्रत्येक धर्म के लोगों को सरकारों में और नेतृत्व करने की क्षमता उन समाजों में विकसित करना, इस मौलिक सोच को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज काम कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में महर्षि वाल्मीकि हमारे लिए एक आदर्श के रूप में रहे। तो अगर उनके नाम से एक ये नहीं, फैसल साहब, सवाल तो उठेंगे ना, ये निश्चित रूप से जब गर्व का विषय है। जब आप एंड मौके पे, ठीक बात है, आपके लिए गर्व का विषय है, सबके लिए है, लेकिन सवाल उठेंगे ना कि जब आप बिल्कुल ठीक एंड मौके पर आप नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर देंगे और उसके बाद आप वहां पहुंचकर एक निषाद परिवार के घर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, तो लगातार अब जो कि दूसरी पार्टियां करती थी, अब उसी पर बीजेपी आ गई है, या क्यों कहें कि आना पड़ रहा है? देखिए, दूसरी पार्टियां क्या करती थी, अगर इस पे जाएंगे नहीं, तो आप अपने मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और आपके प्रश्न के अंतिम वाक्य से मैं अपने उत्तर को शुरू करता हूं। यदि आप कहते हैं कि दूसरे दलों ने भी ये किया, दूसरे दलों ने ये नहीं किया। दूसरे दलों ने, समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में कहा कि मुसलमान यादव अगर एक हो जाएं तो अन्य समाजों को हम
आईना दिखा देंगे। कहा ना, इसी उत्तर प्रदेश में दलितों और मुसलमानों को एक साथ आके अन्य लोगों को झुका देने की बात कहने वाले दल ने भी इस उत्तर प्रदेश में शासन किया और सत्ता में रही है। भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही यह बात बता दे रहा हूं, डिबेट के अंत तक इस चीज को मैं बार बार कहूं, उससे फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के साथ साथ समाज के, क्योंकि हम हमारे सब भारतीय है ना, और वो किस जात से है और और भारतीय संस्कृति, ये एक पहला उदाहरण विश्व में है भारतीय संस्कृति, जिस संस्कृति ने समाज के प्रत्येक वर्ग को महत्व दिया है, समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मानित किया है, और समाज के प्रत्येक वर्ग की चर्चा इस देश के इतिहास की पुस्तकों से लेकर धार्मिक ग्रंथों तक में होती है। तो हम तो उस देश की बात कर रहे हैं ना, हम तो शबरी के बेर खाने वाले राम को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए प्रत्येक नागरिक इस देश का समान रूप से और उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, उसके स्वाभिमान की रक्षा, ये हमारा उद्देश्य, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है फैसल साहब, आपने तमाम बातें बताई, लेकिन फिर भी मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर बिल्कुल एंड मौके पर आपने नाम क्यों बदला, क्यों जरूरत पड़ी साहब? बिल्कुल ये बताइए ना कि ये पहले भी उत्तर जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, जब हम किसी भी बड़े पहले भी रखा जा सकता, जब हम किसी भी नए काम को करते हैं तो उसके लिए एक टीम, एक जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो उस पर चर्चा लगातार करते रहा करते हैं। एक ही वक्त अगर आप किसी चीज को सोचें और निर्णय तक पहुंच जाए, ये संभव नहीं होता। निरंतर चर्चाएं होती हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। ये विश्व में भारतवर्ष के सम्मान को, स्वाभिमान को स्थापित करने वाला विषय है, और ये इस देश के इतिहास के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण का विषय है। ये आप कहेंगे कि अगर एक दिन में सब निर्णय हो जाते तो ये मुझे सवाल तो यही है ना कि एक ही दिन में निर्णय हुआ, ठीक, पहले नाम बदला गया। चलिए इस पर आगे और चर्चा करेंगे। नवाब सिंह के पास वापस चलते हैं। नवाब सिंह जी, अगर डीएम फैक्टर पर काम कर रही है बीजेपी, इसमें समस्या क्या है? आप भी तो पीडीए चला रहे हैं ना, आपके नेता भी तो बराबर पीडीए का जिक्र करते हैं। है इन्होंने कहा कि सारे समाज को हक देने की बात की, आगे बढ़ाने। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव में कितने चुनाव में कितना मुसलमानों का ध्यान रखना, कितनी टिकटें, आवाज थोड़ा सा तेज करिए जरा, कितनी टिकट देंगे। सबका विकास, सबका ये नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूँ, आबादी के हिसाब से क्या आपने आज जो मुसलमानों की बात आप करते हैं, क्या वो सांसद विधायक बनाए, उन्हें मंत्री बनाया, और नहीं बनाया तो क्यों? और अब क्या जरूरत पड़ी थी, अब क्यों आए? ये इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये सिर्फ चुनाव के समय ये सबरी के बेर खाने और सबरी के बेर खाने वाले लोग बताते हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने दलितों का जीवन एक कुत्ते से बेबस्तर कर दिया? कुत्ता आया, वो थाली में बैठ के खा लिया आराम से धो के, और गंगाराम अगर खा गए तो थाली हटा के बाहर रख दी गई, अछूत हो गई। ये कौन लोग थे जिन्होंने जीवन कुत्ते से बेबस्तर बना दिया? कौन लोग थे? सोच के लोग थे। नवाब सिंह जी, दलितों के घर लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता जाते रहे, हमने कई बार तस्वीरें दिखाई है, और सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता। आ रहा हूँ फैसल साहब, आ रहा हूँ, बारिश आपकी बारी आएगी, प्लीज तब बोलिए। वोट लेने के लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद दलितों की क्या स्थिति होती है? और सवाल ये नहीं है नवाब सिंह जी कि बीजेपी या सपा या कांग्रेस दलितों के घर जा कौन रहा है, सवाल ये है कि आखिर चुनाव के समय क्यों याद आ रही है दलितों की? दलित बारात वो कोई भी हो, दलित बारात से नहीं कर पाई इसकी, दलित की। कौन लोग थे वो? किस पार्टी से जुड़े लोग थे? ये केवल यूज करना जानते हैं। अभी चुनाव आया है, अभी देखना किसानों के खाते में पैसे भी डाले जाएंगे, अभी पेट्रोल डीजल और सस्ता होगा, और चुनाव के पहले। अरे हम ये पूछना इनसे चाहते हैं कि आपने राजस्थान में कहा कि हम गैस सिलेंडर इतने में दे देंगे, इतना ये कर देंगे। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? जहां जहां चुनाव होता है, चुनाव से पहले आप क्यों घोषणा करते हैं? उत्तर प्रदेश में भी तो तुम्हारी सरकार है, जहां चुनाव होता है वहां आप घोषणा जवाब ले लेते हैं कि हम ये करेंगे। उत्तर प्रदेश में करके क्यों नहीं दिखाते? ठीक है चुनाव आएगा, इसका इंतजार कर रहे हो? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सीधा आरोप है कि जहां चुनाव होता है तभी दलित की याद आती है, तभी शोषित वंचित पिछड़ों की याद आती है, और तभी नए
जो वादे हैं वो किए जाते हैं। कानपुर से उठी इस आवाज, ये न्यूज चैनल में कानपुर में आपके साथ बैठ के ज्वाइन कर रहा हूं। कानपुर से उठी ये आवाज राजनीतिक हताशा, राजनीतिक निराशा और राजनीतिक निराशा के बाद आई मनोविकृति क्यों प्रदर्शित कर रही समाजवादी पार्टी की। आपने अभी कहा ना कि दलित और कुत्ते का कंपैरिजन किया। ये तुलना समाजवादी पार्टी के लोग इस देश के दलितों के लिए ये भावना रखते हैं। ये समाचार चैनल पे बैठ के आप दलितों की तुलना कुत्ते जैसे जानवर से कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी सोच और राजनीतिक हताशा समझ में आती है कि जब जो समाज आपको वोट नहीं देता वो समाज आपको कुत्ता लगने लगता है। ये कौन सी सोच को लेकर आप लोग राजनीति उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को किस सोच लेकर जाना चाहते हो आप क्या कह रहे हो? फिर आपके समाज चैनल से मैं आग्रह करता हूं इस विषय को बार बार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को आप दिखाइए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिनको जब दलित समाज का वोट नहीं मिला तो ये कहते हैं कि दलितों को कंपैरिजन, दलितों की तुलना कुत्ते से करना है। आप जैसे लोगों को तो इस देश की राजनीति में एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है आपको। आप किस मुंह से राजनीतिक बात कर रहे हैं? समझ रहे फैसल साहब, आप एग्रेसिव हो रहे नवाब सिंह जी, आप समझ रहे क्या आप एग्रेसिव हो रहे। दुख होता है जब समाज के एक आम वर्ग के विषय में आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है फैसल साहब, ठीक है, आते हैं नवाब सिंह जी का एक और है फैसल साहब। कह रहा हूँ आप आइए दिखाते हैं। तमाम घरों में निकाल के बाहर रख दिए जाते हैं और आज भी रखते हैं। देखिए, किसी भी जाति धर्म की किसी से भी तुलना करना बिल्कुल गलत है नवाब सिंह जी। इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको समाचार चैनल पे पहले क्षमा मांगना चाहिए कि आपने गलत बात कही है। मैंने कोई गलत बात नहीं की। बिल्कुल आपने गलत बात कही। ये उदाहरण दिया। आप लोगों के उदाहरण सदैव समाज में विध्वंस पैदा करते हैं। आपके उदाहरण सदैव समाज में किसी भी से ठीक है फैसल साहब, आगे बढ़ते हैं। आधे लोग उससे चले गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं कह रहा हूं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक मिनट आ रहा हूं नवाब सिंह जी, ठीक है आ रहा हूं। चलिए फैसल साहब बिल्कुल सही, आपने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर कर रहे हैं और समाज के अंतिम छोर तक बैठे लोगों को लेकर के चल रहे हैं। अब्बा जान कहकर लगातार तंज कसने वाले आपके सबसे बड़े नेताओं ने कई बार जिक्र किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। आज भाईजान बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? भाईजान, या फिर ये कहें कि भाईजान के रूप में मोदी को उतारा जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है? ये भाईजान नाम कहां से है कि आपको इस विषय की जानकारी है? आपको मालूम है कि भाईजान आप किसने कहा? मैं आपको बताता हूं। हाँ, मुस्लिम महिला ने कहा। मैं आपको बताता हूं। मैं आपको तो उत्तर प्रदेश से लेके इस देश की मुस्लिम महिलाओं को माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने, उनको सबसे पहला जो अधिकार मिला वो मालूम क्या था? जब 21 इस्लामिक देशों में बैठे, आपके साथ तमाम इस्लाम के जानकार भी बैठते होंगे, उनसे कभी ये प्रश्न कीजिएगा कि जब विश्व के 21 इस्लामिक देशों में 3 तलाक बैन था तो इस देश में 70 वर्षों तक मुसलमानों का वोट प्राप्त करके सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने 3 तलाक भारतवर्ष में बैन क्यों नहीं किया? ये देखो ना, आप एक समाज की आम महिला, एक समाज की आम बहन घर में बैठी है, उसका पति अगर मान ली किसी गलत राह पे चला गया, वो रात में शराब पी के आया, फैसल साहब कौन से सन में बैन किया? ये मोदी सरकार के आने के बाद ही भारतवर्ष में। देखिए नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, ये राजनीतिक मंच नहीं है। कौन से सन में 3 तलाक बैन हुआ था? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब दूसरी सरकार आई तब 3 तलाक बैन हुआ। तब 3 तलाक बैन हुआ था। कितने एमपी हैं आपके मुस्लिम आज? देखिए अब सब बताइए ना, मुझे कहने देंगे या फिर सिर्फ मुस्लिम महिलाओं? मैं स्पष्ट बात करना बताइए। कभी भी ना चैनल को ना मेरे जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे गुमराह करना नहीं चाहता हूं। मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूं। फिर आप चुनाव इस्तेमाल कर रहे हैं, आप टिकट नहीं देते हैं, आप चुनाव लड़ाते नहीं हैं, आप विधायक मंत्री बनाते नहीं हैं, फिर आप क्यों नहीं कहेंगे कि ये चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? हम करते क्या है? हमने उत्तर प्रदेश में एक 35 साल के युवा के तंज कसना और उसके बाद फिर भाईजान बनना। जब आप उग्रवादियों के पिता बनने का प्रयास करते हैं, जब आप सामाजिक मर्यादा खंडित करने वालों का
राष्ट्रपिता बनने का प्रयास करते हैं, जब आप ऐसे क्रिमिनल मानसिकता के लोगों के ऊपर हाथ रख के उनको राजनीतिक जब सहारा देते हैं, तब आपको अब्बा जान के व्यंग को सुनना पड़ता है। और भाईजान शब्द की उत्पत्ति उस बहन ने भावनाओं के अंतर्गत आके, उस मुसलमान बहन ने भाईजान शब्द की उत्पत्ति करी, जिस बहन ने देखा कि 3 तलाक से निजात दिलाने वाला मेरा भाई नरेंद्र मोदी है, मेरे घर में राशन पहुंचाने वाला कोरोना के समय में मेरा भाई नरेंद्र मोदी है, मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो रहा था, मेरे घर में फ्री में गैस सिलेंडर पहुंचाने वाला मेरा भाई नरेंद्र मोदी है, मेरा इलाज नहीं हो पा रहा था, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज कराने वाला मेरा भाई नरेंद्र मोदी है, मेरे सर पे छत नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जहां 13 लाख शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम समाज के लोगों को आवास प्राप्त हुए, वही ग्रामीण स्तर पे 33 लाख मुस्लिम समाज के लोगों को गैस सिलेंडर प्राप्त हुए। अनेक सरकारी योजनाओं में जहां पे हम मुस्लिम समाज की आबादी 12 से 15% है, उन शहरों की मैं आपको स्थिति बता रहा हूं। मैंने उत्तर प्रदेश के संगठन में महामंत्री के रूप में काम करके जो जानकारियां अपने पास प्राप्त करी हैं, मैं वो जानकारी आपको बता रहा हूं कि वहां पे हम लाभार्थियों के प्रतिशत में 30% तक आते हैं। ठीक है, आप ये देखिए ना, ये एक सेकंड नवाब सिंह जी, अगर लाभ मिल रहा है, जनता को लाभ मिल रहा है, आपको भी बेहतर इसकी पहल करनी चाहिए और इसका साधुवाद करना चाहिए कि ठीक है साहब, सब वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है और चलने दीजिए। आप क्यों जो चुनावी जुमला इससे बता रहे हैं? जो सिलेंडर खाली रखे हैं, जो महंगाई के कारण भरे नहीं जा रहे हैं, उन पे जो 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने देने का वादा किया था, वो क्यों नहीं दे रहे? विद्यालय से लेके, प्राइमरी से लेके, पुलिस से लेके, आप हर क्षेत्र में चले जाएं, जो नए पदों के सृजित करना तो दूर की बात रही, जो पहले पुराने पद से सृजित थे क्या उन्हें भर पाए? सारे आप देखिए जाके सर्वे ऑफिस में कितने लेखपाल हैं, क्यों नहीं पड़ा है? मैं कन्नौज की बात करता हूँ, आप चला आ जाइए टीआर ऑफिस में 40% पद खाली पड़े हैं। आप किसी विभाग में चले जाइए, आप 2 करोड़ की बात करते थे, आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप महंगाई पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप गुमराह करने के लिए एक नया सबूका छोड़ते हैं। जब चुनाव आता है, कितने लोग कहां चले गए? 2 करोड़ रोजगार, बताएं किस विभाग में कितनी नौकरियां निकाली? ये तो नरेगा को रोजगार देने की बात करने लगते हैं। नवाब सिंह जी, सवाल ये है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? जो अल्पसंख्यक वर्ग है या जो माइनॉरिटीज हैं, उनको आप ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? वो लगातार परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। 2014 की बात करें तो लगभग 19% वोट मुसलमानों का गया था बीजेपी में, 19 की बात करें तो लगभग वो 24% पहुंच गया था। तो ये क्या बात, मैसेज आप नहीं दे पा रहे हैं? और अब जो ये शुक्रिया मोदी भाईजान, ये जो मुहिम चल रही है, इससे कितना डर लग रहा है? आप ये बात करोगे कि हमने रामपुर में 50% था और हमने वहां चुनाव जीत लिया। आप वहां देखिए जाके हालात क्या पैदा कर दिए थे, वोट नहीं डालने दिया था। इतना बड़ा अन्याय, कभी लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीतना है। ठीक बात है, बूथ लूटने की खबरें भी हमने बहुत चलाई है नवाब सिंह जी सपा सरकार में। बिल्कुल, बूथ लूटने की खबरें भी हमने बहुत चलाई हैं। आइए वापस आ जाइए डिबेट में वापस आ जाइए। ठीक है, टोटेदार का कोटा निलंबित करोगे, अधिकारी अपने मन से लगवाओगे, ट्रांसफर पोस्टिंग करोगे, जात के नाम पर एफआईआर दर्ज होती है, पहले थाने में जाया जाता है, पूछा जाता है किस जात के हो, किससे आए, किस जात के लोगों ने पीछा है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए। नवाब सिंह जी, अगर लग रहा हो आपको कि चर्चा जिस मुद्दे पर है उसी पर रहना चाहिए, तो प्लीज सवाल का जवाब दे दीजिए। शुक्रिया मोदी भाईजान, क्या दिक्कत हो रही है आपको? जाने दीजिए, लोगों का विकास ही तो हो रहा है, लोगों की भलाई तो हो रही है, डर क्यों लग रहा है? धमका के परसेंटेज बढ़ा लेना, मैं इसे नहीं मानता हूं। लोकतंत्र की हत्या। आज आप जिस गठबंधन के साथ हैं, उनके कई नेताओं ने कहा है कि इस देश की किसी भी विकास कार्य पे या किसी भी योजनाओं पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। तो अब वही काम तो हो रहा है ना, बढ़ने दीजिए। अब समस्या क्या हो रही है? डर किस बात का लग रहा है? मैं कब कहता हूं, ये तो सत्य कमेटी की रिपोर्ट कह चुकी थी, उत्तर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। तब इस बात का कौन विरोध कर रहा? ठीक है फैसल साहब, जवाब दीजिए। इस बात
इस बात का विरोध कौन जवाब कर ले रहा है? लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मेरा तो आधा ये काम- बड़ा मेरा- सवाल आपने उठाया है, इसका जवाब ले लेते आधा हैं। काम तो आपने कर दिया, मेरा मित्र आधा काम तो आपने कर दिया। मैं तो ये बात कहने वाला था, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किस सरकार के रहते आई थी भैया? एक बात। दूसरी बात, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई उससे पहले 65 सालों तक इस देश में अल्पसंख्यकों का एक तरफा वोट किन दलों ने प्राप्त किया भैया? और तीसरा मुख्य विषय ये कि आज आप इंडिया गठबंधन के नाम से किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं? आप किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं भैया? आज इंडिया गठबंधन के अंदर अंतर्गत आप किसी दल के साथ दोबारा सरकार इस देश में बनाने की योजना पे काम कर रहे हैं, जिस दल ने क्या किया? जिस दल ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का एक आईना हम मुसलमानों को इस देश में दिखाया और इस देश में बताया गया कि इस देश के मुसलमानों की जो स्थिति है वो आर्थिक रूप से, वो शैक्षिक रूप से, वो सरकारी नौकरियों में दलितों से बदतर है। इसी दल के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नाम से। शर्म अब आपको आनी चाहिए, शर्म अब आप। फैसल साहब व्यक्तिगत मत हो, फैसल साहब व्यक्तिगत मत होइए। नहीं फैसल साहब व्यक्तिगत मत होइए। फैसल साहब व्यक्तिगत मत होइए। तो मैंने कहा ठीक है। इसी दल के साथ आप सरकार चुनाव लड़ने जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। जिसने सच्चर कमेटी का आईना हमको दिखाया है। इस देश के मुसलमानों के दिल में वो जो दर्द है ना, वो इस देश का मुसलमान ही समझ देखिए सकता है। फैसल साहब, आप बहुत मुसलमानों चिंता को हो वोट रही है बैंक के बीजेपी इस्तेमाल को के, मुसलमानों की आप है। वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाले फैसल लोग साहब, इस बहुत मुल्क चिंता के हो रही है मुसलमानों का दर्द मुसलमानों नहीं को, समझ सकते। मुसलमानों की इस आप नहीं वक्त समझ सकते, बीजेपी को, क्योंकि आपके लिए लेकिन- मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है। आपके लिए मुसलमान सिर्फ एक वोट फैसल बैंक साहब है। बोल आप नहीं समझ फैसल साहब सकते। एक सेकंड, आप नहीं समझ सकते। एक सेकंड। बिल्कुल ठीक है, वोट बैंक किसके लिए कब कौन रहा है ये सबने देखा है और बहुत चिंता हो रही है आज आपको मुसलमानों की। लेकिन अभी भी आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं कि आपके पास कितने एमपी हैं, कितने मंत्री हैं और कितने विधायक। नहीं सुनिए ना, रोका, मुझे बोलने देंगे ना, तभी तो मैं अपनी तो बात जल्दी कह से, पाऊंगा। जल्दी से, अब जल्दी से, कितनी दो जल्दी, मतलब लाइन, दो मैं तो लाइन, शक दो कर। लाइन। देखिए, इस उत्तर प्रदेश में हमने 35 वर्ष के युवा पसमानदा मुसलमान को विधान परिषद भेज के आज राज्य मंत्री बनाया है। इस उत्तर प्रदेश में हमने अल्पसंख्यक आयोग से लेके मदरसा बोर्ड से लेके तमाम बोर्डों में हमने पसमानदा मुसलमानों को चिन्हित कर, पसमानदा मुसलमान को चयनित कर इस प्रदेश के मुसलमानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें, ऐसा उनको मौका दिया है। हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के भाई साहब। वही कह रहा हूं ना, आपके पास उंगलियों में है, आपके पास उंगलियों में है, एक या दो नाम है केवल गिनाने के लिए, और आप बात सारे समाज की करते हो। बस सवाल तभी खड़ा होता है। वापस आ रहे हैं नवाब सिंह जी, एक सेकंड। नवाब सिंह जी, आपकी बात अगर कंप्लीट होती तो मैं इसको और स्पष्टता आपको बता सकता था। नवाब सिंह जी का वॉल्यूम प्लीज जरा थोड़ा तेज करिए, उनकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। 15% है, उस हिसाब से कोई काम किया? एक आपने नाम ले लिया गिनाने के लिए, उसी को बता रहे बार बार। कितने सांसद हैं आपके लोकसभा में? कितने लोगों की चलिए टिकट दिया आपने? वो पूछ लिया नवाब सिंह जी, वो मैंने पूछ लिया, वो पूछ लिया। और ये भी आप बता दीजिए, अगर आप इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जब आपकी पार्टी की सरकार थी तो कितने यादव उस वक्त विधायक थे, शायद अब आप नहीं बता पाएंगे। वापस आते हैं चर्चा में। राम मंदिर का हम जिक्र कर रहे थे। राम मंदिर यादव थे संख्या, समाजवादी पार्टी और प्रदेश की संख्या के आधार पर आप देख लीजिए किस जात सर, के समस्या नहीं थे, ये है ना, उस जात में बता समस्या दीजिए ये है ना आप कि जब आप लोगों से सवाल करूं तो आप कहने लगते हैं उनकी पार्टी में तो इतने थे तो हमारे में क्यों नहीं है। यादव नहीं थे, पंजा नहीं थे। तो सर आप अगर इस जात का नाम वो जो बता कर रहे दीजिए, हैं तो वही आप करोगे तो समझ काहे आता के लिए जनता बदलेगी आपको ना, ये भी तो समझिए ना। चलिए वापस आ रहे हैं डिबेट में। राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आया कि बहुत देर कर दी, समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में होती तो 1 साल के अंदर राम मंदिर बना करके खड़ा कर देती। साहब, सत्ता में भी आप रहे, तब आपने कितने प्रयास कर लिए थे? आज आप कैसे ये कह सकते हैं कि देर कर दी? और सवाल उठा रहे हैं सपा अगर सत्ता में रहती तो वो 1 साल में बना देती। नवाब सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं, पहले ये इन लोगों ने जो कुछ हो रहा वो कोर्ट के आदेश से हो रहा, जो कुछ हुआ कोर्ट के आदेश से हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट में उस समय कैसे हो सकता था, जब मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, न्यायालय का उल्लंघन, तब ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उसके बाद जब सत्ता में आए 8 साल, इन्होंने क्यों इंतजार किया? किसका इंतजार किया? आपकी सरकार थी, आते सरकार में बना डालते, मैं जान लेता। और अगर ये कह रहे हैं कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ये कह रहा मंदिर मैंने बनाया, तो ये
जो आपके नवाब सिंह जी, नवाब सिंह जी, मुझे आ रहा हूँ। नवाब सिंह जी, मुझे बड़ी मर्यादा को मैंने साकार किया। नवाब सिंह जी, मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है और आश्चर्य भी हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है और इस बात का आश्चर्य भी हो रहा है कि आज समाजवादी पार्टी को राम मंदिर को लेकर के इतनी चिंता बढ़ गई है। एक अखिलेश, जो फैसला कोर्ट का आया, एक सेकंड आ रहा हूं फैसल साहब। भारतीय नवाब जनता पार्टी के छोड़ के सभी कहते थे जो न्यायालय का फैसला आएगा वो नवाब सिंह जी, 17 से पहले आपने कितनी बार राम मंदिर के विषय में बात की है? फिर आप बताइए, 17 से पहले कितनी बार आपने राम मंदिर के विषय में बात की है? जाता तक नहीं था कोई वहां नेता अयोध्या में राम मंदिर में, दर्शन करने नहीं जाते, वोट बैंक खिसक जाएगा। आप बात कर रहे हैं वो लोग हैं कि जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। राम कब से अस्तित्व में है? बिल्कुल। ये राम को लाएंगे। 17 के बाद आपकी जो ये शब्द बदले हैं, इसको लेकर के मैं आश्चर्यचकित हूँ। राम को इन्होंने ठीक है नवाब सिंह जी, अखिलेश यादव एक बात और कह रहे हैं। 2014 में आ गई थी, 2017 में 18 में आ गई, 18 में बना देते। अच्छा, अखिलेश यादव, नवाब सिंह जी एक बात और कह रहे हैं कि अगर उन्हें निमंत्रण मिलेगा तो वो जाएंगे। इस बात का इंतजार हुआ जब ये कहते थे कि हम रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम तो कहते थे कोर्ट न्यायालय का पालन करेंगे। तब ये कहते थे चल देते। आपके पास भी मौका है, आप नया नारा लगा दीजिए कि सौगंध शाम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपके पास मौका है, बढ़िए आगे लगाइए। चलिए वापस आते हैं। अखिलेश, क्या करते रहे? अब ये कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनाया, फिर आप कहेंगे जब वो मर्यादा को साकार किया, हमने न्यायालय को दबाया। बोलते रहेंगे सर, इससे मैं तो पहले कहता था, आज भी कहता हूं, नवाब सिंह जी, इसे जो न्यायालय ने किया। देश का दुर्भाग्य भी कह लीजिए कि मंदिर मस्जिद की राजनीति से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है देश। अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, स्कूलों में क्या व्यवस्था है, रोजगार की क्या व्यवस्था है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है, मंदिर मस्जिद पर चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे। सत्येंद्र दास जी कह रहे हैं कि जो राम भक्त है केवल उन्हीं को निमंत्रण दिया जाएगा। राम भक्त है, लोग जो पूछोगे, मुझसे पूछोगे आके कि आप रामलला जाएंगे तभी या नहीं जाएंगे, मैं तो वही जवाब दूंगा। आप मुझसे पूछोगे गरीबों के लिए क्या करोगे, आंदोलन करोगे या नहीं करोगे, आप बेरोजगारी के लिए क्या करोगे। अगर कोई आदमी ये पूछेगा जाके माननीय अखिलेश यादव से कि आप रामलला जाएंगे, क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सुनिए ना, उन्होंने कहा कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। यस क्या नो? चर्चा तो आप कराते हो ना। निमंत्रण आप बेरोजगारी पर निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। उन्होंने कहा ना निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। सुरक्षा पे क्यों नहीं बैठ सकते हो? सुनिए भाई, आप जो पूछोगे नवाब सिंह जी, नाराज होने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं। आ रहा हूँ फैसल साहब, आ रहा हूँ आपके पास। नवाब सिंह नाराज होने लगते हैं, प्लीज। अखिलेश जी का मैं आपने कहा रामलला जाओगे या नहीं, तो वो जवाब मिला। आप जो पूछोगे हम वही तो जवाब आपको देंगे। आप पूछिए बेरोजगारी, आप महंगाई पे पूछिए, आप देश के हालात पे पूछिए, आप किसानों पे पूछिए, किसानों को एमएसपी मिल रही या नहीं मिल रही, आप अस्पताल पे पूछिए। आप सिंह जी समय पर करते रहते चर्चा। फैसल साहब आपके पास आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य हैं इंद्रेश जी। उनका एक बयान आया है कि मस्जिद और दरगाह और मज़ारों में 11 बार श्री राम जय राम का जाप करना चाहिए सभी मुस्लिमों को। कितना ठीक मानते हैं इस बयान को? क्योंकि पहले की कुछ बातें पेंडिंग है, मैं उस पर बात शुरू करूं कि आप ही के बात से मैं शुरू करूं? इस सवाल का जवाब दीजिए फिर आप। पहली बात तो ये है कि मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है, वो जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी मातृशक्ति है उसका जब आपने नाम लिया, हमारा मातृ संगठन है, तो मुझे ये बात आई कि आज उन्हीं के प्रयासों से ये स्थिति है कि कार सेवकों पे गोली चलाने वाले लोग आज जब राम मंदिर से प्रेरित होकर बात करते हैं तो मुझे गर्व होता है अपने संगठन पे, उन विचारों पे जिन विचारों से मैं प्रभावित हूं। निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है कि जब आप आज कह रहे हैं ना कि राम मंदिर में अगर हमें बुलाया जाएगा राम मंदिर में तो हम जाएंगे। निहत्थे कारसेवकों पे गोली चलाते वक्त भी आपको एक ये राजनीतिक
इंद्रेश तो कुमार की- यानी कि सिर्फ आप सुनिए वोटों ना, को एक प्लीज। तरफा प्राप्त करने के लिए आपने जो काम चलिए। किया था, माननीय इंद्रेश जी ने जो कहा, देखिए ये उनकी एक व्यक्तिगत राय है। एक बात आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जी। इंद्रेश जी ने जो सवाल किया है, जी। इंद्रेश जी ने जो कहा है जी। कि 22 जनवरी को जी। 11 बार जी। जय श्री राम का जाप मस्जिदों में, दरगाहों में जी। और मजार पे किया जी। करें, जी। इससे सहमत हैं आप? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे हिंदू समाज उनको भगवान मानता है, प्रत्येक भारतवासी के लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे इतिहास के नायक करेंगे? हैं। और आप एक बात मैं निश्चित आप करेंगे मस्जिद में बैठ करके? आप पहले मुझे आप एक बात बताइए, कहें। आज आप बताइए आप पहले मुझे एक बात कहने दें। आप अच्छा, पहले- चलिए, पहले चलिए, मुझे जल्दी अपनी बात कंप्लीट को करिए, explain जल्दी, कर दें। जल्दी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे इतिहास के नायक हैं, और कहीं ना कहीं जब हम इस्लाम की पुस्तकों में जाते हैं तो हमसे कहा गया है कि हिंदुस्तान में कई वली और औलिया यानी कि मतलब गॉड के मैसेंजर्स भी कई लोगों ने जन्म लिया। वो सब सच्ची ताकतें थी ना, और उनमें से फैसल साहब। ये श्री राम एक सच्ची ताकत है, जिसने आज हम इस देश में रह के जब बात फैसल करते हैं साहब, सबसे अच्छा बेटा कौन, तो हम कहते हैं श्री राम सबसे सिर्फ एक अच्छा सवाल। पुत्र, श्री राम सबसे अच्छा फैसल पुत्र, साहब, श्री राम सीधा- मित्र, श्री राम सबसे अच्छा पति, श्री राम सबसे अच्छा दादा, श्री राम। तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करना फैसल साहब- प्रत्येक भारतवासी फैसल साहब, के लिए ये काम होना चाहिए ना। फैसल तो साहब, उनसे प्रेरणा प्राप्त एक करते तो क्या बुराई सीधा है? सा सवाल है जी, आप करेंगे मस्जिद निश्चित में रूप से बैठकर करेंगे। या 22 तारीख को 11 बार जय श्री राम का उद्घोष? देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से कहां कैसे अपनी आस्था के साथ उस काम को कर रहा हूं, ये मेरा विषय है। यही- आपने ये पूछा, यही सवाल आपने है, माननीय यही इंद्रेश जी सवाल ने है, जब कितने- पूछा तो उनकी बात में क्या हर्ज है? उनकी बात में क्या हर्ज? जब एक सच्ची ताकत की, अच्छा आप ये बताओ, ये मुस्लिम ये समाज देखिए ना, नहीं, आप- मुझे अच्छा एक बात आप देखिए, नहीं, प्लीज, मैं गुमराह एक मत चीज- करिए। मैं ये गुमराह नहीं आप- करूंगा, ये आपकी मैं सोच है गुमराह ना, नहीं जैसा आपने करूंगा। कहा, देखिए मैं गुमराह नहीं करूंगा, मैं एक बात मुझे कहने देंगे। देखिए एक बात मुझे कहने मैं देंगे। आपके शब्दों पर ही वापस आ रहा हूँ। जी। आपने कहा ना कि ये मेरी सोच है जी। कि मैं कहाँ करूंगा, जी। ठीक है जी। वो कह रहे नहीं मस्जिद में साहब बैठ कर करते नहीं, हैं। सवाल आपकी तो बात यही सुनिए, है, अगर हम मस्जिद मजार में में- बैठ करके अगर- करिए। अगर हम अगर मस्जिद- उन्हें कहना होता वो कहते हैं आप अपने घर में कर लीजिए, उन्होंने कहा आप मस्जिद में करिए, बैठकर मजार पे करिए, दरगाह में करिए। देखिए, आप करेंगे, क्या आप देखिए करेंगे क्या फैसल दरगाह साहब, जो आप करेंगे? बुजुर्गों की दरगाह है, उसमें इस देश के सबसे फैसल साहब, बड़े मस्जिद बुजुर्ग भी। श्री राम का अगर फैसल जय साहब, होता है, मस्जिद भी। और उन्हीं मस्जिदों में आप तमाम करेंगे। राजनीतिक प्लीज दल के बताइए ना। लोगों ने, तमाम राजनीतिक दल के लोगों आप ने या उन तो मस्जिदों में या तो तमाम बयान का नेताओं की खंडन करिए जिंदाबाद और के या नारे बोलिए लगाए कि हैं। मैं मैं क्यों करूंगा। खंडन करूंगा? तो करता ही आप नहीं। करेंगे, आप करते करेंगे। नहीं। ये आदमी आप की मस्जिद आस्था में के ऊपर बैठकर- निर्भर है। आप मस्जिद में ये बैठकर आदमी की व्यक्तिगत आस्था के ऊपर निर्भर है। अब आप व्यक्तिगत आस्था को जोड़ रहे हैं। उन्होंने सारे देश के मुसलमानों को लिए कहा है। उनका एक आग्रह है ना, उनका एक आग्रह है। और ये तो जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक चिंतक हैं, जो समाज सुधारक हैं, वो अपना विषय समाज के बीच में रखते हैं। उन्होंने एक अपना आग्रह समाज के बीच, कहीं बाउंडेशन तो नहीं है, कहीं किसी को बाउंड तो ठीक नहीं है, किया गया, ठीक कहीं है। तो नहीं कहा गया कि ओके। आपको ये करना। उन्होंने एक आग्रह प्रस्तुत किया। चलिए आ रहा हूं। नवाब सिंह जी, नवाब सिंह जी, नवाब सिंह जी, आपके सांसद हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने कहा है हम गम दिवस के रूप में मनाएंगे 22 तारीख को। आप बैठकर कह रहे हैं कि नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम सबके हैं। मैं कह रहा हूं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देश संविधान से चलता है। क्या संविधान ने भारतीय जनता पार्टी के अनुसार बनाया? संविधान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी कि इन्हें राम राम करना है, इन्हें ये करना है, इन्हें वो एक करना सेकंड, है। फैसल साहब, पूरा हो अरे जाएगा, भाई, हम पूरा। किसी धर्म को गाली न, अपने धर्म की बात करें। हमें जो स्वीकार है, देश संविधान के अनुसार चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया नया संविधान भारतीय जनता पार्टी को आदेश कर दिया या राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने आदेश कर दिया, उसके अनुसार देश चलाओगे आप? आदेश नहीं किया, आग्रह किया। अंतर है, शब्द का अंतर। आदेश और आग्रह में अंतर होता है। अब आपको मैंने मौका दिया ना। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ असल जी, देश कैसे चलेगा? मेरी इच्छा है। ठीक है। जो संविधान नवाब सिंह जी। संविधान बाहर जाए, आप FIR करा दीजिए। अब मैं संविधान के बाहर जाए, बिल्कुल। कोई नांगे, बिल्कुल। कानून के बाहर जाए, आप FIR करा दीजिए, आप मुकदमा करा दीजिए। नवाब सिंह जी, लेकिन अखिलेश जो यादव हमें राम ज्योति संविधान के जलाएंगे क्या? अधिकार मिल रहे हैं, हमारे जो कर्तव्य है उसी के अनुसार चल रहे हैं, तो आपसे पीड़ा क्यों हो रही है? राम ज्योति जलाएंगे अखिलेश यादव? वो आप आग्रह कर रहे हैं, आप गलत, आप किसी पे अपनी विचारधारा को क्यों थोपना चाहते हो भाई? सर देश संविधान से चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, देश कानून से चलेगा। और एक सेकंड, फैसल साहब, एक सेकंड, नहीं रुकिए ना। हिंदू या मुसलमान, हम अपने संविधान में विश्वास रखते हैं। फैजल साहब, क्या अखिलेश जी राम ज्योति जलाएंगे 22 तारीख को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे अयोध्या की धरती पर कहा है। नवाब फैजल जी साहब, बताएंगे। एक सेकंड, नवाब सिंह जी जलाएंगे? मैं जलाऊंगा? बहुत बढ़िया। मैं जलाऊंगा क्या?
मेरी सब मैं राम को मानता हूँ। मैं इनसे ये कहता हूँ, ये राम के ठेकेदार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, राम सबसे है। भक्त एक हो सकते हैं, हम सेकंड, राम के भक्त हैं, और हम मैं ठेकेदार आपसे नहीं हैं, हम भक्त हैं। मैं 20 वर्ष से पहले, सुनिए, ये केवल गंगा की एक बात सेकंड, एक करते हैं। सेकंड फैसल साहब। गंगा कभी नहाने नहीं जाएंगे, कहते थे गंगा सफाई करते। सफीकुर रहमान की राय व्यक्तिगत है या समाजवादी पार्टी की राय है? गाय की बात करेंगे, लेकिन गाय पालेंगे नहीं, कुत्ता पालेंगे। अच्छा ठीक ये है, ऐसे लोग हैं। ठीक है, गाय नहीं नवाब सिंह पालेंगे, जी। कुत्ता पालेंगे। नवाब सिंह जी, एक सेकंड फैसल साहब, एक सेकंड प्लीज, आप बीच में मत, एक सेकंड। ये लोग गाड़ी है, कहने वाले लोग नहीं, कहने वाले। अरे राम किसी बात की बकौत छोड़ो, राम हमारे सबसे हैं। बिल्कुल, हम तो दर्शन क्या भी करेंगे, जब इच्छा आएगी तब जाएंगे। सफीकुर रहमान, जो हमारी इच्छा आएगी। सफीकुर रहमान का बयान, एक सेकंड फैसल राम साहब, जी के राम जी फैसल हमारे। साहब आप बात किसी की पूरी होने बकौत दीजिए। नहीं है। फैसल साहब बात पूरी होने अरे दीजिए। सुनिए, नवाब सिंह जी, हम सफीकुर सब रहमान का राम जी बयान हमारे। व्यक्तिगत है या समाजवादी पार्टी का है? सुनिए, राम जी से हम और राम जी सबसे। राम जी एक सेकंड हमारे, फैसल साहब, एक राम जी सेकंड, हमारे। एक सेकंड फैसल राम साहब, जी से हम सब और राम जी सबसे। फैसल साहब एक सेकंड, नवाब सिंह जी, फैसल साहब एक सेकंड, राम जी सबसे, नवाब सिंह जी, राम जी सबसे। नवाब सिंह जी, नहीं राम जी, नवाब सिंह जी, परिवर्तन करिए, जो कह रहे हैं राम जी हमारे, हम हम सब राम राम जी जी के के। राम जी हमारे। तुम्हारे हम राम का जी मतलब हैं। मैं कहाँ से क्या लाए हो राम गया? जी? इस देश की संपूर्ण जनता, मैं कह रहा आप हूं, अच्छा आप वही राम वोट जी बैंक वही हमारे, दो समाजों के बीच में राम घूमते रहा करते हैं, तो आपको नहीं सबसे, आप वही सबसे M-Y सीरीज बनाते रहते अरे हैं। फैसल मैं तो देश की जनता के लिए कहा नवाब हम भैया राम जी के हैं, जी, मैंने राम देश जी की जनता के लिए कि सबसे हमारे, हैं। हमारा मतलब हम भारतवासियों के, ये मत कहिए राम हम जी भारतवासियों के, हमारे। हम सब कहाँ से राम जी लाए? के राम जी हमारे। मैं निरंतर कहूंगा, लगातार कहूंगा। और नवाब भैया, मैं इस समाज चैनल के माध्यम से आप सबकी जानकारी में एक विषय डाल दूं। आपने एक बात कही भैया, हम लोग सुन लीजिए ना, नवाब जी हमको सुन लीजिए एक मिनट। आपने एक बात कही, हम चुनावी जुमला, चुनावी जुमले की आपने बात कही भैया, याद कीजिएगा सन 1980 में मुंबई अधिवेशन के माध्यम से जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी विश्व का पहला राजनीतिक दल जिसने जो कहा वो किया। धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, 3 तलाक हटाएंगे, ये कह के, और इस कश्मीर से धारा 370 हटाने वाला, 35 हटाने वाला पहला राजनीतिक दल जिसने अपने जन्म के समय जो वादे इस देश की जनता से राजनीति किए, उन वादों को पूरा करने का काम उनके माध्यम से भारतीय फैसल जनता साहब आप पार्टी जवाब में लीजिए, नहीं। आप सिर्फ नवाब और सिंह जी, किसी में आप सिर्फ नवाब सिंह जी प्लीज। जी नवाब सिंह जी सुनिए, कंटिन्यू। ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं ये पूछता हूँ, इन्होंने ये भी तो कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, इन्होंने ये भी तो कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे, इन्होंने ये भी कहा था रोजगार 2 करोड़ रोजगार दर हम देंगे, तो सब कुछ होगी मां। चलिए ठीक है, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने ये भी कहा था कि हम देश की सुरक्षा देंगे। मैं कह रहा हूं, देखिए महंगाई बेरोजगारी ऐसे तमाम मुद्दे हैं फैसल साहब, जिस पर लगातार सवाल उठते आए हैं और उठते रहेंगे। हम इस पर भी डिबेट करेंगे कभी, और आप दोनों मेहमानों को चाहेंगे कि आप उस डिबेट का हिस्सा हो। वापस आ रहे हैं राम मंदिर पे। सफीकुर रहमान के बयान पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं नवाब सिंह जी। सफीकुर रहमान का बयान आपकी पार्टी के सांसद है, व्यक्तिगत है या पार्टी का बयान है? मैं कह रहा हूँ वो उनका बयान हो सकता है, और ये संविधान में हमें अधिकार है। ठीक है, हम किसी धर्म की ठीक है। आलोचना ना करें, हम ये किसी धर्म की आलोचना तो ना स्वामी करें, प्रसाद पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने धर्म की बात करें। स्वामी प्रसाद पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदू धर्म धोखा हो गया क्या? सुपारी ले लिए क्या हिंदू धर्म की समाजवादी पार्टी के जो नेता है? ये उनका मत हो सकता है, उन्होंने गाली तो नहीं, तो हटाइए ना उन्होंने सर, गाली तो नहीं, हटाइए। एक सेकंड फैसल साहब, हटाइए ना, कार्रवाई करिए ना, कि मतलब एक के बाद धार्मिक भावनाएं आहत करते चले जाएंगे, और फिर उसके बाद अखिलेश यादव से जब सवाल होगा तो वो कहेंगे कि उनसे जाकर के पूछिए बीजेपी वालों से। एक सेकंड फैसल साहब, एक सेकंड में आ रहा हूं। फिर वो बोलेंगे कि बीजेपी वालों से पूछिए। उनको रखा गया है, ये षड्यंत्र है समाजवादी पार्टी का। ठीक है, देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित कराना, उसको बदनाम कराना, ये आपकी साजिश है, और ये इनके नेताओं की साजिश है, ये इनकी पार्टी का लक्ष्य है। ठीक है नवाब सिंह जी, एक मिनट, घटनाओं की बात करो गोस्वामी जी। एक मिनट फैसल साहब, आपके पास आ रहे हैं। आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन थी जब आप इनको ले आए थे? उससे पहले आ रहा हूं फैसल साहब, उससे पहले नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को क्या क्या नहीं बोला स्वामी प्रसाद ने? आप राजभर को क्यों वापस ले आए? राजभर में क्या क्या नहीं बोला योगी आदित्यनाथ के विषय में? आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन थी बताइए? देखिए
कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी एमपी, विधायक, नेता बाध्य होता है जिस संगठन में काम करता है उस संगठन की रीति नीति से। जो हमारे पास आता है उसकी मजबूरी होती है हमारे संगठन की रीति नीति सर, से लेते ही चलना क्यों है? होगा। और लेते क्यों है? जो अपने आप को परिवर्तित कर लेते पाता क्यों? है वो कंटिन्यू होता है, जो परिवर्तित नहीं कर पाता उसको चला जाता है। क्यों लेते हैं? तब तो वोट बैंक का लालच रहता है आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेंगे, पिछड़ा वोट बैंक हमारे पास आएगा। प्रत्येक मनुष्य में कहते ना, राम देखिए, भी है, आवाम में रावण सर भी सब- है। अगर किसी के अंदर का मैं शब्द राम नहीं उसको प्रयोग प्रेरित करूंगा। करता है, भैया जी। किसी भी व्यक्ति के अंदर का राम अगर उसको प्रेरित करता है अच्छे काम करने के लिए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आके देश की और धर्म की, समाज की सेवा करना चाहता है, उसको हम वेलकम कहते हैं। हम क्यों मना बात कर करें? रहे हैं? ओम प्रकाश लेकिन चलना राजभर, हमारी सुनिए ना, रीत नीति से नहीं होगा ना। रुकिए चलेंगे ना। तो आप हमारी रीत नीति से ओम रहिए। प्रकाश राजभर आपके जी, साथ थे जी, आपसे अलग हुए जी। उन्होंने भर भर करके अपशब्द कहे योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को, और मैं तो जात का नाम भी नहीं लूंगा, उन्होंने पर्टिकुलर नाम लेकर के बोला। साहब चुनाव खत्म हुआ, आपने वापस ले लिया, आपको बहुत अच्छे लगने लगे, उनकी विचारधारा बदल गई, उनकी बातें बदल गई, वो भूल गए और आज भी मंत्री पद आप नहीं दे रहे हैं। मुझे आप कहने दें, ये ओम प्रकाश राजभर जी नहीं, राजभर समाज से लेके प्रत्येक समाज में नेतृत्व विकसित कराना, प्रत्येक समाज की मूल जो आवश्यकताएं हैं, मूल परेशानियां हैं, उनकी जानकारी करना। ये आप देखिए यहां पे कितना बड़ा दिल माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कितना बड़ा दिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जी जलेबी बनाने लगते हैं। आप बताइए ना, मैं बता दो रहा हूं, जब तक वो हमारे दल में काम करेंगे वो हमारी रीत नीति से काम करने के लिए बाध्य होंगे। और जैसे ही हटेंगे 500 वो कुछ भी करे ना, वो कोई भी करे, वो और कोई भी करे। फिर वापस आएंगे तो फिर मेरा बेटा अगर कानूनन रूप से बहुत मुझसे अलग होता है तो कुछ भी जाके करता है, लेकिन जब तक वो मेरे परिवार में होगा, वो मेरे साथ रहेगा, उसको मेरे परिवार के संस्कारों को मानना होगा। अब वो बाहर चला गया, उसे कह दिया कि हम ऑन पेपर लिखा पढ़ी में हम पिताजी आपसे बाहर हो गए। बेटा, राजनीतिक दल में बहुत अंतर है और ये जनता कोई भी अंतर समझती नहीं है, है। कोई अंतर नहीं है, ये कमल सामाजिक- साहब जो डिटर्जेंट फिर रहता, फिर आप उसी बात को आ रहे हैं कि नहीं वो अलग था और जब वापस आया फिर से विचारधारा बदल गई और फिर वो वापस गया, फिर उसकी विचारधारा चेंज हो गई। तो आप उंगली उठा रहे हैं, अगर उंगली किसी आप अगर किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो पहले आपको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा जल्दी से बात को खत्म जल्दी करता से हूं। अगर आप मांसाहार नहीं करते हैं तो आप मेरे घर में आएंगे तो मैं आपको शाकाहारी खिलाऊंगा ना। तो जिसका जो संस्कार है वो उसके साथ उस व्यक्ति को चलाता है और इस दल में आके उसको वैसे ही चलना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, व्यवहार, आचार, विचार है उसके अनुरूप वो चल पाता है, वो चले, नहीं चलता तो अपने घर में बैठे। सही बात सुनिए, कोर्ट में कोई कत्ल करके आया तो क्या उसका कत्ल माफ हो जाएगा? अरे आपके दल के तो नेता ने कहा था ये बलात्कारी बच्चे गलती कर गए, इनको माफ कर दो। आप ही के नेता ने कहा था, आपके नेताओं ने भारत माता को डायन कहा। आप मुझसे बात करेंगे? शफीउर रहमान बर्क जैसे व्यक्ति को मैं इस प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं, मुंह काला करके जूतों की माला पहना के इसका जुलूस निकालना चाहिए। जो मैदा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण के समय कह रहा, उसको गम हो रहा है। भारतवर्ष में रहने का ऐसे व्यक्ति के अधिकार नहीं है जो हमारे इतिहास के नायक के लिए ऐसा बोले। मुझे दुख हो रहा है। बस ठीक है, इसका मुंह काला करना चाहिए, इसको जूतों की माला पहनना चाहिए। एक बार शफीउर हमारे रहमान दोनों बर्क को। मेहमानों को ऑडियो डाउन करिए एक बार। फैजल साहब बहुत उत्तेजित हो रहे हैं आप, और अभी एक सेकंड फैजल साहब, एक सेकंड फैजल साहब, आपने फैजल साहब एक सेकंड, आप सवाल भी सुनिए। आपने बहुत सही कहा कि अभी याद दिलाई कि नेताजी ने कहा था कि लड़के गलतियां हो जाती हैं, और बाकी भी बयान आपने याद दिलाए। गोंड आपका विधायक था, उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्नाव के आपके विधायक थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान में जो इसके FII के सदस्य थे उनके बारे में क्या कहेंगे? आपके जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर आप इतने ही उत्तेजित हो रहे हैं सामने, तो आप एक बार जरा इन पर भी जवाब दें। मैं इन पे आपको जवाब दे रहा हूं। जब व्यक्ति किसी संगठन के साथ जुड़ा है उसका व्यक्तिगत जीवन भी होता है। हम गलत था, मैं जब उसकी गलती में उसका सहयोग करें, आरोप बहुत पहले से है। आज उसको MPMLA कोर्ट ने सजा दी है 25 साल की। उन्नाव वाले आपको मालूम है उन्नाव वाले विधायक गोल पर आ जाइए। अच्छा, गोल पर आ जाइए, गोल पर आ जाइए जी। आरोप पहले से था जी, टिकट आपकी पार्टी ने दिया, विधायक बनाया। देखिए, राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। जो व्यक्ति समाज के बीच में काम करता है उसके आरोप लगते हैं। उसके आरोप अगर तथ्यात्मक है, उसके आरोपों का अगर सबूत है, तब उसको मिलना गलत है। और आरोप तो आप मुझ पे लगा दो आरोप, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं जैसे आपसे कहा, शफीउर रहमान वर्ग का मुंह काला करके उसको जूतों की माला पहनानी चाहिए। चलिए, तो आदमी का स्वभाव है जी। नवाब सिंह जी का फीडर, नवाब सिंह जी का। मैं कह रहा हूँ 3 लड़के जो आज आपके IT सेल के दुष्कर्म में पकड़े गए,
बिल्कुल बीएचयू में बनारस आप बात करो तो आपके विधायक चूजा मांगते थे, आपके मंत्री चूजा मांगते थे। न्यूज चैनल में वो ऑडियो क्लिप चली है जिसमें एक नेता चूजा मांगता हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको आईटी में कोई नौकरी आके किसी कंप्यूटर पर नौकरी कर रहा है? आप बचाव कर रहे हो। नहीं, मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ। कोई हमारे कंप्यूटर का आके नौकरी कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, आप बोलिए वो नौकरी कर रहा है, वो नहीं नहीं वो पेड एम्प्लॉई है, जिन्होंने वो छात्रों पेड को एम्प्लॉई है। जबरन वहां पर जाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया, ऐसा दुर्व्यवहार किया, काम जो भी कपड़े करेगा उतारे, और वो आपकी आईटी पार्टी का के मेंबर नेता नहीं, मेरा सगा पुत्र भी करेगा तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। उनको उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। गलत काम कोई भी करे, मैंने कहा मेरा पुत्र भी होगा, गलत काम कोई भी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। जो गलत है उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। रहमान ने तो अपने धर्म को लेकर के या अपने विचारों को लेकर के बयान दिया है। ये फ्रैक्शन है, आप- ये दोनों आप समाजों जूते के की माला बीच में उनको पहना रहे हैं। Yes, इनके बिल्कुल। लिए बीएचयू वालों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये मैं आपकी कह रहा हूं पार्टी के कि थे, उनकी- नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक इनकी फोटो है। उनको सजा मिलनी चाहिए। कानून में जो कड़ी से कड़ी सजा है। मैं आपके समाचार चैनल के माध्यम से ये आग्रह करता हूं अपनी सरकारों से कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए एज अ एग्जाम्पल, ताकि आने वाले समय में लोग इस तरह के कृत्य करने से पहले सोचें। फैसल साहब, घटना पता है कब की है? 23 दिसंबर को वो बैठक में शामिल होते हैं। जो आईटी सेल की बैठक होती है बीजेपी की, बड़े नेताओं के नेतृत्व में होती है। और आपको तो नहीं मालूम है, चोरी करके आपके बगल में आके बैठा। जैसे जानकारी प्राप्त हुई आज उनसे हमारे बीच की दूरी बन चुकी। इसको आपको जानकारी होगी, ये पर्याप्त नहीं है क्या? चलिए, अब कितने दिन में जानकारी हुई जब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करा लिया? मध्य प्रदेश में चुनाव, बिल्कुल। से आप चुनाव प्रचार करोगे? मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे और शायद इंतजार किया जा रहा था चुनाव खत्म होने का। चलिए, एक बार अब समय वक्त कम बचा है, वापस आते हैं। नवाब सिंह जी, ये जो मुहिम जो शुरू होने जा रही है कल से, मोदी भाईजान, इसके अलावा एयरपोर्ट का जो नाम बदला गया, इसके अलावा निषाद राज के घर जाते हैं नरेंद्र मोदी, ये डीएम फैक्टर आप अपने आप को किस लेवल पर तैयार कर रहे हैं इस डीएम फैक्टर से निपटने के लिए? बताया, भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसलिए, और क्यों इसलिए सहमे हुए हैं? ये रोजगार दे नहीं पाए 2 करोड़, ये 15 लाख खाते में डाल नहीं पाए, ये महंगाई कम नहीं कर पाए, किसानों को एमएसपी, उतनी जगह इन्होंने धान खरीदा दिया, किसानों को एमएसपी पे कितना धान खरीदा गया प्रदेश में? मैं पूछना चाहता हूँ, किसानों को खाद ये दे नहीं पाए, अस्पतालों में दवाई है नहीं, इसलिए सबसे ध्यान हटाने के लिए कहीं ये मोदी भाईजान, कहीं कुछ लोग बहकावे में आने वाले इनके नहीं है, इन्हें मुंह जवाब देंगे। ये हिंदुस्तान की जनता है। बिल्कुल, ठीक है। इस पर जवाब ले लेते हैं। नहीं किया जा सकता। इस पर जवाब लेते हैं। फैजल साहब, सही है, जब आप लगातार विकास की गंगा बहा रहे हैं, सारी चीजें आपके ओर से, एक सेकंड, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आपका जो नारा है उस पर काम कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों आ रही है कि शुक्रिया मोदी भाईजान, या फिर नाम बदल करके दलितों को रिझाने के लिए उसका नाम एयरपोर्ट का बदलना, और या फिर निषाद राज के घर जाना, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? बुद्धिजीवी वर्ग, समाज का एक सशक्त बुद्धिजीवी वर्ग मेरे समीप बैठा है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, ये एयरपोर्ट का नाम बदलना या इस तरह की जो गतिविधियां हैं, ये कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है, ये संपूर्ण भारत है, ये भारतीय संस्कृति का हो जाएगी हिस्सा है। जब आप कहते हो कि ये वोटिंग, दूसरी बात, ये नवाब भाई बैठे हैं, इनके साथ से लेके तमाम मेरे मित्र जो लगातार कोई भी चुनाव होने से पहले अगर डिबेट में मेरे साथ बैठते हैं तो यही कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया है, और हर चुनाव में हम लगातार पहले से अधिक जनता का विश्वास, प्रेम और इसने प्राप्त करना है। प्रोग्राम को खत्म करने का हमारे साथ दोनों मेहमान जरूर जुड़े रहे। शुक्रिया मोदी भाईजान पे, अगर आपको फाइनल प्रश्न हो तो बिल्कुल 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 शुक्रिया मोदी भाईजान जो कैंपेन है, ठीक है, तो मेरा फिर से वही सवाल है जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अब्बा जान लेकर विपक्ष पर तंज कसने के बाद शुक्रिया मोदी भाईजान की जरूरत क्यों? देखिए, अपराधी और आतंकवादी गतिविधि में लिप्त और बहन बेटियों को छेड़ने वालों के अगर अब्बा बनोगे तो इस मुल्क के लोग तुम पे तंज करेंगे। आज ये भाई जिसने एक तलाकशुदा एक बहन जिसको तलाक दिया जाता था उसको पीड़िता होने से बचाया, आज वो भाई जिसने बिना छत की बहन को मकान दिया, आज वो भाई
भाई जिसने बहन को गैस का सिलेंडर दिया, आज वो भाई जिसने आपके यहाँ बिजली का मीटर लगवाया है, आज वो भाई जिसने आप कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगवाई, आज वो भाई जिसने आपको महीने में राशन दिलवाया, आज वो भाई जिसने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को प्रत्येक 6 माह में पैसा दिया, आज वो भाई जिसने बहनों को सुरक्षित घर से निकलने के हौसला दिया, आज उस भाई को अगर प्रत्येक जिले में 2000 मुस्लिम महिलाएं, 1 से 2000 मुस्लिम। एक सेकंड फैजल साहब, अब मंच से अब्बा जान जैसे शब्द, टेढ़ी टोपी वाले शब्द, पाकिस्तान भेजने वाले शब्द अब नहीं लगाएंगे ना? नहीं तो ये अब्बा जान आप बने ना, वो तो बहन ने अपना भाई बनाया, क्या उसको अधिकार नहीं? ये भारतवर्ष है, यहां तो रक्षाबंधन के दिन लाखों मुस्लिम बहनें भी हिंदू भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांध के उनसे रक्षा का वादा लिया करती हैं। ये तो भारतवर्ष है ना, यहाँ पे भाई और बहन के बीच जितने पुनीत संबंध हैं और जितने मर्यादित संबंध हैं विश्व में आपको कहीं और देखने को मिलेंगे। ये भारतवर्ष है और यहाँ के मुसलमान बहनों ने आवाज दी है कि शुक्रिया मोदी भाईजान। इसका मतलब मोदी जी के प्रति उनका विश्वास बना हुआ है और मानवर मोदी ने हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज इस चुनाव में शुक्रिया मोदी भाईजान के माध्यम से मुझे सबका प्रयास के शब्द की सार्थकता समझ में आ रही है। ये शब्द सार्थक है। आज समाज के समस्त वर्गों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, सबने मिलकर मानवर नरेंद्र मोदी को तिबारा इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है। और विपक्षियों की स्थिति तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, फैजल साहब जानते हो क्या है। वक्त कम है, शायद ये जो आप यहां पर बैठकर ये बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये ज्ञान की गंगा अगर आपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी बहाई होती तो ये शायद पहलू खान, कलीम खान, ये तो सुनिए ना, शायद पहलू खान, कलीम खान और इनके जैसे और नाम सामने नहीं आते। खैर ठीक है कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो इस देश के मुसलमानों के हक पे खतरा आ जाएगा। ठीक है, अब वक्त खत्म हो रहा है, इस पर धमकाया था, वक्त खत्म हो रहा है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से एयरपोर्ट का जिक्र किया गया कि जो अब बीजेपी डीएम फैक्टर पर आगे बढ़ रही है, ये एयरपोर्ट कोई साधारण एयरपोर्ट नहीं है। इस एयरपोर्ट से अब सियासी उड़ान शुरू कर दी गई है 2024 के लिए। एक नए आयाम बनाए फैजल साहब, एक नए आयाम के लिए अब इस एयरपोर्ट से सियासी उड़ान शुरू कर दी गई है। और महज एक इशारा है ये कि जिस तरह से अब राजनीति परिवर्तन ले रही है, सियासत परिवर्तन ले रही है उत्तर प्रदेश की और केंद्र की, वो कहीं ना कहीं आगे इस चुनाव में देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नवाब सिंह यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया और फैजल सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीसी न्यूज़। प्राप्त कर सकता है। आप सबको पुनः